सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब यहाँ पे फिर से आ चुके हैं। यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रिवीजन सीरीज। एज यू ऑल नो कि एग्ज़ामिनेशन हम सभी का नेक्स्ट मंथ में है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमर्स पेपर 2, यानी कि जो कॉमर्स हमारा जो पेपर कोड है 08 का, हम उसके साथ स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज अपनी यहाँ पे। और हम लोग जितनी भी हमारी 10 यूनिट्स हैं पेपर नंबर 2 कॉमर्स की, हम इन सभी को फिनिश करेंगे यहाँ पे। आज स्टार्ट करते हैं एचआरएम और मैनेजमेंट के साथ में। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जिसे कहेंगे एचआरएम एंड द मैनेजमेंट। गाइस, एज यू ऑल नो कि एचआरएम एंड मैनेजमेंट से हम सभी को ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हालांकि एनटीए की कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि वो यहाँ से 10 क्वेश्चंस ही देंगे। मे बी वो 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इस यूनिट से, और अगर वो चाहें तो इस यूनिट से कम भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट वी हैव टू फोकस ईच एंड एवरी वन। हमें हर एक यूनिट पर फोकस करना होगा। इसी सीरीज़ में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एचआरएम और मैनेजमेंट का। इस पूरे रिवीजन सीरीज़ में हम आपको 2 पार्ट्स में कोशिश करेंगे कि एचआरएम और मैनेजमेंट आपको हम कवर करा पाएँ। आज स्टार्ट करते हैं एचआरएम के साथ में। आई विल ट्राई वेरी वेरी बेस्ट एचआरएम को जितना ज़्यादा टॉपिक हम कवर कर सके रिवीजन सीरीज़ में, हम उसे फिनिश कर पाएँ। ध्यान रखिएगा, एचआरएम और मैनेजमेंट हम लोग 2 पार्ट्स में पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। गाइस, ध्यान रखिएगा, जो मैं फ़िलहाल बताऊंगा आपको वो इम्पॉर्टेंट होगा और इसमें सभी कुछ हमने कवर किया है। इसके लिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, देख लिया यहाँ पे। तो इन सभी साथ साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पे, इसे स्टडी करेंगे और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर 1 की कंप्लीट स्टडी के लिए, पेपर 2 कॉमर्स के लिए ये चैनल आप लोग के लिए बेस्ट है। साथ साथ यहाँ पे आप सभी को यूजीसी एनटीए नेट की सारी अपडेट्स भी देखने को मिलती है। आइए हम बात करते हैं आप सीधे टॉपिक के साथ में यहाँ पे एचआरएम और मैनेजमेंट के साथ में। गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं वही बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, और मैं वही बात करूंगा जो देखिए प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको भी मैंने इसमें इंकॉर्पोरेट कर दिया, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। देखिए गाइस, पहले बात है एचआरएम देखिए है क्या। ध्यान रखिए, एचआरएम हमारा क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट ड्रिवन है। यानी अब अगर हम बात करें, जानते हो आप, एक बॉटम होता है, एक मिडिल होता है और टॉप होता है हमारा। तो ध्यान रखिए एचआरएम है क्या, एचआरएम हमारा टॉप मैनेजमेंट ड्रिवन है। ध्यान रखिएगा। और हम लोग एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्यों करते हैं, देखिएगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्यों करते हैं। हम हमेशा अपने रिसोर्सेज को मैनेज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक गोल होता है। अगर आपके पास में, अगर आपका गोल अगर मानिए सपोज कि JRF है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके ओरिएंटेड आप उस तरीके से अपने वर्क परफॉर्म करेंगे, आप अपने एक्टिविटी को उस तरीके से परफॉर्म करेंगे जैसे आप उस गोल को अकम्प्लिश कर पाएँ। सिमिलरली ओवर यहाँ हम एचआरएम में क्या करते हैं, हमारा एक जो गोल है, हम उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए उस तरीके का मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी काम करते हैं। जो हमने गोल बनाया है उसे अकम्प्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना। ध्यान के सेकंड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपसे। एचआरएम क्या है, नॉन ट्रेडेबल एसेट। ध्यान रखिएगा, एचआरएम क्या होता है, एक नॉन ट्रेडेबल एसेट है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, जो ट्रेडेबल होती हैं, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एचआरएम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। एक एसेट है, मान लीजिए सपोज कि मैंने कहा, अब सपोज कीजिए सर, अगर मैं आपसे बात करूं कि मुकेश अंबानी का कोई बिजनेस सपोज कीजिए, ठीक है। अब उन्होंने किस तरीके से उसको मैनेज किया है, ठीक है, या मैं बात करूं या दूसरे पर्सन्स की मैं बात करूं, तो उन्होंने कैसे मैनेज किया है, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते उस चीज़ को। आप उस चीज़ से लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, बट उसका व्यापार, उसका ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका एचआरएम होता है उसको कभी हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, एचआरएम से नॉन ट्रेडेबल एसेट हम उससे बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा एचआरएम, देखिए ध्यान रखिएगा, एचआरएम हमें क्या करता है, एचआरएम हमको हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देता है। अगर हम जितना बेटर एचआरएम करेंगे उतना बेटर हम अपने कंपटीटर से आगे निकल पाएंगे। बट एचआरएम क्या होता है, हमको हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। एचआरएम किस प्रिंसिपल बेस्ड, ध्यान रखिएगा, एचआरएम हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड फिलॉसफी बेस्ड होता है। आप एचआरएम क्यों करते हो, मेनली हम एचआरएम इसलिए करते हैं कि हमारे पीछे बिजनेस छुपा होता है। तो एचआरएम क्या होता है, हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड फिलॉसफी। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे एजर्शन और रीजनिंग के अंदर में। बात करते हैं कि एचआरएम का देखिए फंक्शंस क्या है। तो एचआरएम को हमने 3 फंक्शंस में डिफाइन किया है। एक हमारा होता है जिसे हम कहते हैं मैनेजरियल फंक्शन। नो, मैनेजरियल में कौन आते हैं, मैनेजरियल में वही हमारे आते हैं जो हम लोग ने अभी क्लास 11th में और क्लास 12th में जो चैप्टर्स पढ़े थे मैनेजमेंट का। कौन कौन सा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर स्टाफिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। क्यों, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि आप इसको अरेंज करो। तो क्या पहले क्या आएगा, पहले प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा,
फिर स्टाफिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग आएगा और फिर हमारे यहाँ पे कंट्रोलिंग आएगा, ध्यान रखिएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं आपसे क्या, अगर हम बात करते हैं आपसे ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर में, ऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट का क्या क्या ऑपरेशन है। देखिएगा मैनेजमेंट का क्या क्या ऑपरेशन हमारा होता है। पहला होता है क्या, तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे जिसको जितना रिक्वायर्ड है उतना एम्प्लॉयमेंट लाया जाए बिजनेस में। नंबर 2 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, समस्या, मानी कोई ग्रुप है, अब अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो आप, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि अगर कोई जो ग्रुप है, अगर उस ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस प्रॉब्लम को सुनिए, समस्या को सुनिए और उसे तैयार करिए जैसे वह भी ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए। तो देखिए हमारे एचआरएम के 2 पॉइंट क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हमारा हो गया, कुछ समस्या कोई प्रॉब्लम है तो उस ग्रुप में उसको फिजिकली या मेंटली तैयार करना उस चीज़ के लिए। ना थर्ड क्या है, कंपनसेशन। जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं आप उनको कंपनसेट करो। अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहा है, अगर उसको कंपनसेट नहीं करोगे तो आपके बेटर काम नहीं करेगा। फोर्थ क्या है, डेवलपमेंट। आप कोशिश करो कि आप जितना हो सके उनको डेवलप करिए, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ डेवलप्ड होंगे, ट्रेंड होंगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको ही मिलेगा, उतना ही बेटर रिजल्ट आपके फॉर्म, आपके कंपनी को भी मिलेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट होना। पांचवा क्या है, मेंटेनेंस। ध्यान रखिए मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस में क्या होता है कि आप उनके हेल्थ का, उनके सेफ्टी का, उनको सोशल सिक्योरिटी यानी जैसे मानिए पेंशन हो गया, उनके चाइल्ड को स्कॉलरशिप हो गया, आप उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दीजिए और उनको प्रोटेक्शन करिए फ्यूचर के लिए। तो ये पांचों पॉइंट ध्यान रखिए, क्या ये सभी हमारे ऑपरेटिव के पूछेगा एग्जामिनेशन में, बताओ ये ऑपरेटिव का फंक्शन है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या एम्प्लॉयमेंट है, इंटीग्रेशन है, कंपनसेशन है हमारा, ठीक है, आपका ये डेवलपमेंट है और आपका ये मेंटेनेंस है। आगे हम बात करते हैं एचआरएम के इमर्जिंग फंक्शन कौन कौन से हैं, ऐसे फंक्शंस एचआरएम के जो अब जो नए आ रहे हैं, हमारे नए आ रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए ट्रिक याद रखिएगा, आप पहले क्या करते हो, आप पहले चीज़ों को रिसर्च करते हो, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च करना। जो आपने रिसर्च किया उसको क्या करोगे, आप उस चीज़ को क्या करोगे, उसको ऑडिट करोगे, जो किया मैं सही किया नहीं किया, तो रिसर्च किया मैंने उसको ऑडिट करना, उसको रिकॉर्ड करोगे आप, ठीक है, रिकॉर्ड करोगे आप, उसका अकाउंटिंग करोगे आप, उसका उस चीज़ों को अपने जितने भी कॉलीग्स हैं आपके साथ में आप उनके साथ डिस्कस करोगे, तो उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना। फिर क्या है, कोई अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना और कोऑर्डिनेशन करना, काउंसलिंग करना। तो ये सब हमारे किसके फंक्शन से, एचआरएम के नए नए फंक्शंस निकल के आए। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग, ऑपरेटिंग और इमर्जिंग। क्वेश्चन लगातार पूछता है एचआरएम के फंक्शन से। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा अब हम बात करते हैं एचआरएम का प्रोसेस क्या होता है। देखिएगा एचआरएम का प्रोसेस क्या होता है, तो हम देखिए एचआरएम कैसे करते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम एचआरएम करने से पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव आपने देखा, मान लीजिए सपोज किया कि आप एक कंपनी खोलो XYZ। अब आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आप 2030 तक में अंडानी ग्रुप को आप चाहते हो सरपास करना, आप चाहते हो कि उनको हरा के आगे निकल जाना। तो अगर आपने इतना बड़ा गोल बनाया है, जो आप चाहते हो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन को आप, मतलब वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन आप चाहते हो उनको हराना, तो उसके लिए आपने एक ऑब्जेक्टिव अगर आपने सेट किया, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए ये देखोगे पहले कि हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है पहले। तो पहले सबसे पहले क्या हम सेटअप करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या क्या डिमांड है, हम उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या डिमांड देखेंगे। तो देखिए डिमांड क्या देखेंगे, डिमांड में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। बहुत सिंपल है आइडिया, बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। क्वांटिटेटिव में क्या करना है आपको, क्वांटिटेटिव में जितने आपने चैप्टर्स पढ़े ना मैथ्स के, कौन कौन से, रिग्रेशन, कोरिलेशन, जितने भी ट्रेंड हो गया, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने मैथ्स के पढ़े हैं तो वो क्वांटिटेटिव में आएंगे। प्लस याद कर लीजिए दो नाम और आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, एक है ऑप्टिमाइजेशन का और एक एट्रीब्यूशन का। तो डिमांड में कैसे देखेंगे, डिमांड दोनों देखेंगे 2 तरीके से, एक होगा क्वांटिटेटिव में भी देखेंगे और एक क्वालिटेटिव में देखेंगे। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आएगा, मैथ्स के सभी चैप्टर्स नाम याद कर लीजिएगा जो आप लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में। सिमुलेशन नहीं, रिग्रेशन आपका हो गया, कोरिलेशन आपका हो गया, ठीक है, जितने अभी आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े होंगे वो सब मेरे इसी में आ जाएंगे। प्लस ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आएगा और एट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे, क्लियर, ध्यान रखिएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव में क्या आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वालिटेटिव में हमारा एक बेंच मार्किंग हमारा आता है। देखिए चीज़ों को ग्रैब, आपको क्योंकि टाइम बहुत ही कम अच्छा होता है, तो चीज़ों को ग्रैब भी करना पड़ेगा। अब हर एक पॉइंट में जाओगे समझने की क्या होता है, तो फिलहाल उसका टाइम नहीं है अपने पास में, ठीक है, फाइन। हम बात करते हैं बेंच मार्किंग हमारा है, दूसरा क्या सिमुलेशन हमारा है, तीसरा क्या बॉटम अप अप्रोच है, चौथा क्या जीरो बेस्ड वेटिंग। लॉ नेट जैसे आपको गलत ना एग्जामिनेशन। तो क्वांटिटेटिव में क्या बता दिया मैंने और क्वालिटेटिव में याद रखिए क्या आएगा,
बेंचमार्किंग हमारा आता है, सिमुलेशन हमारा आता है, बॉटम अप हमारा आता है और जीरो बेस्ड बजटिंग हमारा आता है। ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, डिमांड देखा, फिर अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि अभी हम कितना सप्लाई करें। क्या देखेंगे हम कि हम ये देखेंगे कि अभी फिलहाल हम कितना सप्लाई कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप क्या हमारा, सप्लाई देखना। फिर क्या, हम उस हिसाब से सप्लाई देख लिया मैंने, अब क्या करेंगे उस हिसाब से अपना हम ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट करेंगे कि अब हमें कितना चाहिए, क्योंकि हमने ये देख लिया कि कितने डिमांड है, हमें उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या क्या डिमांड है, क्या क्या हमें चाहिए, हमने उसको देख लिया। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे पास फिलहाल कितना है, हमने सप्लाई देखा कि हमने कितना, हमारे पास कितना, हमने वो देख लिया, सप्लाई देख लिया। अब जैसे हमने सप्लाई देख लिया यहाँ पे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने अब देखा कि कितना है और कितना डिमांड और कितना फिलहाल हमारे पास में है, उसका नेट फिगर निकल गया, हमको आ गया, जिसे हम लोग कहते हैं डिटरमाइनिंग नेट ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। अब उस नेट फिगर की वजह से, नेट फिगर जो हमें मिल गया कि कितना चाहिए, एक्चुअली कितना चाहिए हमको, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल प्लान बिजनेस में डेवलप करेंगे और फिर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, हमारा गोल अकम्प्लिश हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए, एक टिक कर लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। देखिए जॉब रिव्यू, जॉब क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए जॉब रिव्यू, देखिए मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये जैसे ये क्या ना, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो उसको मैंने अलग से नोट कर दिया यहाँ पे, जैसे आप लोग को कभी दिक्कत ना हो। देखिए जॉब रिव्यू क्या होता है ना, देखिए ध्यान रखिएगा, यूजीसी इंटरनेट की क्या सबसे बड़ी खासियत क्या है ना कि उसके क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो इट विल नेवर रिपीट, वो कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा तब वो आ सकता है। तो देखिएगा जॉब रिव्यू, जॉब क्लासिफिकेशन क्या होता है, नाम देखिए जॉब रिव्यू करना। रिव्यू मतलब क्या होता है, किसी जो चीज़ पहले से एग्जिस्टिंग में है आप उसको दोबारा देख रहे हो, उस पर दोबारा देख रहे हो, उसे कहते हैं जॉब रिव्यू करना। तो जॉब रिव्यू क्या होता है, जॉब क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसे हम लोग सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं। जॉब रिव्यू मतलब क्या होता है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से ये देख रहे हैं कि क्या टास्क है, क्या टास्क करना है आपको, क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी है। तो जॉब रिव्यू, जॉब क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैं जब सिस्टमैटिक आप देखते हो, एक्सप्लोर करते हो, टास्क क्या, ड्यूटीज़ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो हम इसे जॉब रिव्यू या जॉब क्लासिफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब किसी पर्सन का सिलेक्शन कैसे हो। देखिए किसी पर्सन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो देखिएगा सिलेक्शन को करने के दो तरीके हमारे होते हैं, एक होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एक होता है हमारा जिसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। दो तरीके से सिलेक्शन होता है हमारा, एक होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रोफिशिएंसी क्या होता है कि आप कितना किसी चीज़ में, मतलब आपकी, जैसे आप कह सकते हो ना कि प्रोफिशिएंट, जैसे मान सपोज कीजिए कि जैसे आपके मदर हैं, ठीक है, अब क्या वो इतने ट्रेंड है ना कि अगर वो अगर वो सपोज किए कि अगर आप मुझसे बोलते हो किसी चपाती उसको कुक बनाने के लिए, तो दैट सी कैन कुक विद इन 1 मिनट, विद इन 10 सेकेंड, बिकॉज सी इज सो मच प्रोफिशिएंट इन दैट थिंग। अगर मैं टेलर को बोलूँ कि या कपड़ा सिल दूँ, तो ही विल डू, वो एग्जैक्टली उतना ही कपड़े कट करेंगे, क्लोथ उतना ही कट करेंगे जितना रिक्वायर्ड है, एंड क्योंकि वो उस काम में इतने प्रोफिशिएंट है ना कि वो काम को बहुत जल्दी कर देंगे। यानी प्रोफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि कितना ज़्यादा आप उस चीज़ में एक्यूरेसी हो, कितना ज़्यादा आप उस चीज़ में ट्रेंड हो। मान लीजिए आप ही हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो डीआई में, तो आप डीआई के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे। यानी प्रोफिशिएंसी मतलब क्या होता है, ये चीज़ हो गया ना। ध्यान के प्रोफिशिएंसी में 3 चीज़ हमारे आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है जिसे कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, एक होता है जिसे कहते हैं डेक्स्टर्टी टेस्ट और एक होता है इंटेलिजेंसी टेस्ट। ना अगर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड, देखिए एप्टीट्यूड में क्या होता है, आप क्या पढ़ते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो। एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपकी राय क्या है, आपका माइंड क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है किसी चीज़ को याद करने का, इसे कहते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में हमें 2 चीज़ आता है, ध्यान रखिएगा क्या आता है, एक आता है जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी और एक आता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, तो सिलेक्शन टेस्ट में मैंने क्या बताया आपको, 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 2-3 चीज़ हमारे आता है, एक होता है जिसे कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, एक होता है जिसे कहते हैं डेक्स्टर्टी टेस्ट और एक हमारा होता है जिसे कहते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट। अगर हम बात करें उधर एप्टीट्यूड की बात करें, तो उसमें 2 चीज़ आता है। क्या क्या हमारा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा, एक हमारा आता है कितना हमारा इंटरेस्ट कितना अंदर से काम को करने का, और एक हमारा क्या आता है, हमारा आता है जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। अब देखिए पर्सनैलिटी फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे अगर मानिए आप बोलते हो कि आप पेन पेपर टेस्ट बोलते हो, उसे हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट है हमारा। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट क्या होता है, आपका लाइक क्या, आपको डिसलाइक, अगर आपका लाइक होगा ना, आप आराम से सीखोगे ना। थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको कि एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब क्या होता है कि आपकी एबिलिटी क्या याद करने का किसी चीज़ को। देखिएगा अब आपकी एबिलिटी क्या होती है ना, ये आपकी एबिलिटी क्या है किसी चीज़ को याद करने का ना। एबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ हमारा आता है, अगर मैं मेंटल चीज़ों की बात करूँ, आईक्यू लेवल की बात करते हैं, क्योंकि अब देखो रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये आपका मेंटली आपके आईक्यू लेवल से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आईक्यू लेवल आपका क्या है, ठीक है।
मैकेनिकल चीज़ आपका हो गया या साइकोमोटर टेस्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में भी ये चीज़ आती हैं। क्या आपको आता है मेंटली आपका मेंटली चीज़ हो गया, आपका IQ आपका हो गया, या मैकेनिकल टेस्ट आपका हो गया, ठीक है, या फिर आपका साइकोमोटर टेस्ट हो गया। तो ये सभी चीज़ हमारे किसके पार्ट है, सभी चीज़ हमारे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के पार्ट है। ध्यान में रखिएगा, गलत मत किया ये एग्जामिनेशन ना। अब हम बात करते हैं, देखिएगा रिक्रूटमेंट। देखिए रिक्रूटमेंट क्या होता है, ध्यान की रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रोसेस जब आप फॉर्म ले आते हो किसी बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म निकालते हो, तो फॉर्म निकालने से लेकर जब तक किसी पर्सन का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सॉरी सिलेक्शन नहीं, जब तक आप उस पर्सन का सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं करते हो तब तक हम उसे रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, वन वे ट्रैफिक हमारा होता है, क्योंकि लोग उसमें फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने से लेके जब तक सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता तब तक का पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, ध्यान रखिए, रिक्रूटमेंट हमेशा क्या होता है, मेरा वन वे ट्रैफिक होता है। ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखिए क्या होता है। देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, देखिए ट्रेनिंग क्या होता है, देखिए ट्रेनिंग क्या होता है हमारा। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारे हैं। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग छोटा वर्ड हमारा ट्रेनिंग क्या होता है। देखिए ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग हमेशा पॉजिटिव चीज़ शो करता है। डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग थोड़ा फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग का भी। देखिए मैं फिलहाल किसकी बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग क्या है, पॉजिटिव आपके अंदर चेंज ले आता है, शॉर्ट टर्म होता है। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म हमारा होता है। ये क्या होता है, ये टेक्निकल और मैकेनिकल ऑपरेशन, क्या टेक्निकल और मैकेनिकल ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा ना, ट्रेनिंग का फोकस किस पे होता है, ट्रेनिंग का फोकस हमेशा एक इंडिविजुअल पे किया जाता है ना। ट्रेनिंग क्या होता है, ध्यान की ट्रेनिंग हमेशा किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको, और ये करंट जॉब पे हम इसे फोकस करते हैं। अब इसके ठीक उल्टा कर दो, पूरा उल्टा कर दो डेवलपमेंट में, यानी क्या, जब उल्टा कर दो यानी क्या, पॉजिटिव चेंज थोड़ी आप उल्टा करोगे क्या, ऐसा थोड़ी कि डेवलपमेंट होगा तो नेगेटिव चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब डेवलपमेंट में जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग में टेक्निकल और मैकेनिकल नेचर का है, तो वैसे ही डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, थियोरेटिकल और फिलोसफिकल ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग के अंदर में टेक्निकल और मैकेनिकल चीज़ें हमारी आती हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी डेवलपमेंट के अंदर में क्या क्या आता है, डेवलपमेंट के अंदर में हमारा थियोरेटिकल और फिलोसफिकल चीज़ें यहाँ पे आती हैं। नौधान के ट्रेनिंग में क्या कहते हैं, ट्रेनिंग में हम लोग फोकस करते हैं किसी एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, लेकिन हम हमेशा डेवलपमेंट में क्या करते हैं, पूरे होल ग्रुप पे फोकस करते हैं ना। ट्रेनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है, डेवलपमेंट कभी पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है, डेवलपमेंट हमेशा फ्यूचर के लिए भी होता है। सिर्फ पर्टिकुलर के लिए बात नहीं करते, हम अभी की बात भी करेंगे, करंट की बात भी करेंगे और फ्यूचर की भी बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं ट्रेनिंग, इसलिए मैं क्या करता हूँ, डेवलपमेंट को लॉन्ग टर्म बोलता हूँ। क्लियर हो गया क्या है, हाँ सर। चलिए इसमें ध्यान रखिए, इस बस ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर जॉब करंट जॉब पे होता है, और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये टेक्निकल और मैकेनिकल के लिए होता है, जबकि वो थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल के लिए हमारा किया जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से लोगों का सिलेक्शन होता है। जो हमारा होता है एक ऑन द जॉब होता है, टेक्निक क्या क्या हमारे हैं, एक ऑन द जॉब होता है, एक हमारा ऑफ द जॉब हमारा होता है। तो मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ कि मेरे ऑन द जॉब में क्या क्या आता है, लिख लीजिए कॉपी में। तो ऑन द जॉब क्या होता है, जैसा कि मैं आपसे ऑन द जॉब की बात करूँ ना, ध्यान रखिएगा, ऑन द जॉब में क्या होता है हमारा, आप एक होता है जिसमें कहते हैं इंस्ट्रक्शन हमारा आता है, क्या हमारा आता है, इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा प्लीज़। ऑन द जॉब में एक हमारा इंस्ट्रक्शन हमारा आता है, ठीक है, हमारा ये हमारा अप्रेंटिसशिप हमारा आता है, ठीक है। आप इसमें आपका ये शैडोविंग आपका आता है, ठीक है, शैडोविंग आपका आता है। आपका इसके अंदर में लिख लीजिएगा मेंटरिंग आपका आता है, मेंटरिंग आपका आता है। आपको इसके अंदर में जॉब रोटेशन आपका आता है। आपको इसके अंदर में अंडर स्टडी आता है। आपके इसके अंदर में कमिटमेंट आता है, और आपके इसके अंदर में कोचिंग आता है। ये नाम याद कर लीजिएगा बस। तो ये क्या, ये सभी हमारे ऑन द जॉब याद करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अंदर नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा बताओ ऑन द जॉब है कि ऑफ द जॉब है। तो अगर आपको नाम याद हो तो सारा काम हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ पूरी चीज़ों को देखिएगा, इंस्ट्रक्शनल, अप्रेंटिसशिप, शैडोविंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, अंडर स्टडी, कोचिंग, केस स्टडी। क्लियर है, हाँ सर। आइए बात करते हैं ऑफ द जॉब पे। देखिए ऑफ द जॉब क्या होता है, देखिए ऑफ द जॉब क्या होता है हमारा, ऑफ द जॉब हमारा क्या होता है, ऑडियो विजुअल, सामुलेशन, वेस्टिब्यूल, क्लासरूम लेक्चर्स, रोल प्लेइंग
और केस स्टडी, ये क्या हमारे ऑफ द जॉब है। फिर से रिपीट करते हैं, ऑडियो विजुअल, सैमुलेशन, वेस्टिबुल, क्लासरूम लेक्चर्स, रोल प्लेइंग और केस स्टडी। यार अगर एक भी याद कर लो ना, या तुम ऑन द जॉब याद कर लो तो ऑफ द जॉब याद करो, अगर एक भी याद कर ली तो दूसरा वाला आप क्वेश्चन खुद कर ले जाओगे ना। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पॉपुलर क्या ध्यान रखिएगा, सबसे पॉपुलर क्या होता है, सबसे पॉपुलर अगर मैं आपसे बात करूं ऑन द जॉब है, ध्यान रखिए सबसे पॉपुलर, ध्यान रखिएगा सबसे पॉपुलर आपका ऑन द जॉब में क्या है, सबसे पॉपुलर क्या ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब सबसे पॉपुलर हमारा होता है ऑन द जॉब। अब ऑन द जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, ऑन द जॉब में सबसे अच्छा क्या होता है हमारा, जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग। क्या होता है, जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग हमारा होता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग को आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भी बोल सकते हो, क्या जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भी आप बोल सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा दो टर्म याद रखिएगा हमेशा। अच्छा ये बताना तो ये छूट रहा है यहाँ पे, ये ओरिएंटल, देखिए ओरिएंटल लर्निंग क्या होता है, देखिए ओरिएंटल में क्या होता है, कोई पुराना चीज़ है ना, जैसे ओरिएंटल कहते हैं, तो पुराना, और जब किसी पुरानी चीज़ को आप सीखते हो वैसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटल, ठीक है ना, ओरिएंटल। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ओरिएंटल ट्रेनिंग में क्या होता है ना, जब कोई पुराने या नए एम्प्लॉयज़, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं फिलहाल आपको डिस्कस कर रहे हैं। ओरिएंटल मतलब होता है कोई पुराने एम्प्लॉयज़ या नए एम्प्लॉयज़ को आप कुछ ट्रेन करते हो, उसे आप ओरिएंटल बोलोगे। लेकिन जब हम वर्ड इंडक्शन की बात करते हैं तो इसमें केवल नए एम्प्लॉयज़ की बात होती है। यानी अगर मान लीजिए मैंने कहा, अगर मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि XYZ कंपनी में मिस्टर ए के एक नए एम्प्लॉय आए हैं जिनको ट्रेन किया जा रहा है, तो वो आपका इंडक्शन भी हो सकता है, ओरिएंटल भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं मानिए मैंने कहा कि मिस्टर जेड वाई जो पहले से फॉर्म में बिजनेस में थे, उनको हम नई चीज़ें सिखा रहे हैं, नए पॉलिसी सिखा रहे हैं, नए रूल्स सिखा रहे हैं, तो क्योंकि वो पुराने पर्सन थे, हम ऐसे ट्रेनिंग को ओरिएंटल ट्रेनिंग कहते हैं। ओरिएंटल में दोनों आता है, नए और पुराने दोनों आता है हमारा, जबकि इंडक्शन में क्या होता है हमारा, नए एम्प्लॉयज़ के लिए बात यूज़ किया जाता है ये टर्म ना। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा देखिए यहाँ लिखा गया है कैरियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग। ये क्या होता है देखिएगा, ये क्या होता है हमारा कैरियर प्लानिंग, क्या होता है हमारा यहाँ पे, देखिए कैरियर प्लानिंग क्या होता है, देखिए एक दो वर्ड हमारा, एक होता है जिसे कहते हैं कैरियर प्लानिंग हमारा होता है, एक हमारा होता है सक्सेशन प्लानिंग। देखिए कैरियर प्लानिंग क्या होता है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी को देखते हो ना, तो आप उसे कैरियर प्लानिंग कहते हो। और जब आप किसी टॉप मैनेजमेंट को देखते हो आप ना, आप उनके लिए कोई काम करते हो, तो आप उसे सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। क्लियर है क्या, हाँ सर। तो ध्यान रखिएगा कैरियर प्लानिंग किस तरीके जाता है, सभी किया जाता है, वाइडर कॉन्सेप्ट, इसमें सभी हमारे आते हैं। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग किस लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ टॉप के लिए होता है। जैसे मानिए कोई टॉप में, कोई सपोज किया कि हम क्यों करते हैं, जैसे मानिए कोई टॉप का पर्सन था, अगर वो बिजनेस क्विट कर देगा तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो उसके जगह पे काम कर पाए, तो हम उसके लिए पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। क्या, जब टॉप लेवल को आप रिप्लेस करने वाले हो या टॉप लेवल के लिए जब आप कुछ सोचते हो, प्लानिंग करते हो, उसे सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। लेकिन कैरियर प्लानिंग क्या होता है, जब सभी के लिए हम बात करते हैं, जब सभी एम्प्लॉयज़ की हम बात करते हैं, जैसे मानिए कोई रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, तो उस सब चीज़ के लिए क्या करते हैं, कैरियर प्लानिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ अगेन है इंपॉर्टेंट, सक्सेशन प्लानिंग का प्रोसेस याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में, तो बताओ सक्सेशन प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, जो टॉप के लिए होता है उसके प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि आखिर हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना, हम ये देखते हैं कि आखिर कितना एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि कितना हमें ज़रूरत है, हम ये देखते हैं पहले, ठीक है। अब जिस तरीके का हमें रिक्वायरमेंट है उस तरीके क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम उस तरीके से देखते हैं कि कौन है यार जो ऐसा काम कर सकता है हमारे टॉप मैनेजमेंट के लिए, उसको ट्रेन, उसको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, और उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स में बटे हैं, ध्यान रखिएगा हमारे। तो सक्सेशन प्लानिंग के 4 स्टेप्स कौन कौन से हमारे, क्या सबसे पहले क्या होता है, जिसे कहते हैं एस्टिमेट करोगे आप, पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन उसको रिप्लेस कर सकता है, उस हिसाब से आप उसको कोचिंग प्रोवाइड कराओ और फिर उसको आप सपोर्ट करो, तो काम हो जाएगा। चलिएगा सक्सेशन प्लानिंग में देखिएगा थोड़ा सा एक और इसका याद रखिएगा प्रोसेस इसका, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग के अंदर में देखिए ये तो एक भी प्रोसेस हमारा है। एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन और आया हुआ है आपका, जिसमें उन्होंने एक अलग स्टेप दिया हुआ है, तो ये इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पे लिंक करोगे कि आप सबसे पहले क्या करो, आप पहले स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है, आप वर्कफोर्स प्लानिंग करो, आप उस चीज़ को लिंक करो अपने गोल के साथ में, और फिर आप देखो कि कहाँ पे आपका गैप आ रहा है। यानी क्या, आप पहले क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी जो बनाया आपने उसको लिंक करो, ठीक है, वर्कफोर्स प्लानिंग करो आप, फिर उसको आप एनालाइज करो,
आप आइडेंटिफाई करो कि कौन है वो टैलेंट पर्सन जिसको रिप्लेस कर सकता है उस चीज़ को, आप आइडेंटिफाई करो टैलेंट पुट को, ठीक है। आप डेवलप करो उसको इम्प्लीमेंट कराओ, और अगर किसी तरीके का उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो और गोल अकम्प्लिश करो। तो सक्सेसफुल प्लानिंग में दोनों स्टेप प्रोसेस याद रखिएगा। पहला क्या, लिंक स्ट्रेटजी हमारा हो गया, एनालाइज गैप हो गया, ठीक है। आप उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर्सन को डेवलप करो, उसको इम्प्लीमेंट करो और फिर उसको मॉनिटर करते रहो ना। ध्यान की यहाँ पे फिर से बाद यहाँ पे एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए कैरियर प्लानिंग मैं बात करूँ, मैं सक्सेशन प्लानिंग की बात करूँ, या मैं मैन पावर प्लानिंग की बात करूँ, ये तीनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ध्यान रखिएगा। क्या तीनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो सक्सेशन ये सब चीज़ें एग्जेशन रीजनिंग में बहुत पूछता है। तो देखिए क्या कैरियर प्लानिंग हमारा हो गया, ठीक है ना, कैरियर प्लानिंग हमारा हो गया, सक्सेशन प्लानिंग हमारा हो गया, या मैन पावर प्लानिंग हमारा हो गया। तीनों हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हैं एक दूसरे के। चलिए आगे बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अपन बात करने वाले पे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पेमेंट को लेके देखिएगा। देखिए फिर बात करते हैं कि ट्रेडिशनल, देखिए जो हम पेमेंट करते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ को, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसा क्या बताओ। देखिएगा अगर अब हम लोग बात करें ट्रेडिशन की बात करें, तो देखिए ट्रेडिशन में क्या था, ट्रेडिशन के अंदर में हम लोग क्या करते थे, हम लोग अगर ट्रेडिशन की बात करें तो ट्रेडिशन से हमारा चला आ रहा है क्या कि हम वेजेस देते हैं एम्प्लॉयज़ को, वरना हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं। ना वेजेस किसको देते हैं, ध्यान रखिएगा, वेजेस इज ऑलवेज गिवन टू ब्लू कॉलर्स। जो ब्लू कॉलर्स पहन के आते हैं ना बिजनेस के अंदर में, हमने वेजेस देते हैं, और ये क्या होता है, ये फ्रिक्वेंटली हमारे आते हैं। लेकिन जो सैलरी वाले होते हैं वो कौन होते हैं, वो वाइट कॉलर्स वाले हमारे होते हैं, जो हमारे बिजनेस में रेगुलर आते हैं। जो रेगुलर होते हैं उन्हें हम लोग सैलरी देते हैं, उन्हें हम लोग वाइट कॉलर के अंदर में रखते हैं, जो सैलरी का पार्ट है हमारा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे बात करते हैं कि आखिर ये जो वेज हम बात करेंगे, ये वेज डिसाइड कैसे किया जाता है। देखिएगा तो वेज डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखो कि जॉब को एनालाइज करो, तुम्हारा जॉब है किस प्रकार का है, आपका जॉब किस तरीके का, आप उसको पहले एनालाइज करो, ठीक है ना। हाँ सर, ना आप एनालाइज कर दिया, अब उस तरीके का एनालाइज कर दिया आपने, अब आप देखो कि उस तरीके का वेज सर्वे करो कि यार देखो उस तरीके का जिस तरीके का जॉब परफॉर्म हो रहा है उस तरीके का कितना वेजेस दिया जा सकता है, कितना वेज देना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जॉब एनालाइज करो, आप जॉब कितना काम क्या किया कुछ है, ठीक। आप उस हिसाब से क्या करो, आप उस हिसाब से फिर वेजेस की सैलरी जो वेज का सर्वे कराओ। सर्वे के बाद क्या करना आपको, सर्वे के बाद आपको जो सिमिलर जॉब्स हैं आप उनको क्या करो, आप उनको एक पे ग्रुप्स में रख दो सिमिलर जॉब्स को, और फिर आप क्या करो, उनको आप पेमेंट करो, ठीक है। और अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चेंज करना तो आप उसको चेंज कर सकते हो, जिसे कहते हैं फाइन ट्यून पे रेट्स हमारा। क्लियर है क्या। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप वेज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लगा सकते हो। तो कैसे देखिए हमें क्या प्रोसेस होता है डिटरमाइन करने का। आप पहले क्या करो, आप पहले सबसे पहले यहाँ पे जॉब एनालाइज करो, जॉब क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है हमारा, ठीक है। आप फिर क्या करो, फिर आप उस हिसाब से वेज का सर्वे करो, आप क्या करो फिर उसका वेज सर्वे करो आप कि उस तरीके का उस वर्क पे कितना वेजेस दिया जाता है, ठीक है। फाइन। थर्ड क्या हमारा, फिर आप सिमिलर जो सिमिलर हमारे आ रहे हैं उनको आप एक पे ग्रेड्स में रखो आप। क्लियर है। फाइन। चौथा क्या हमारा कि आप उनको पेमेंट करो, हर ग्रेड्स को आप पे करो आप। क्लियर है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फाइन ट्यून पीरियड न की उसको बदल के नया चीज़ें भी करो आप। क्लियर है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप वेज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लगा सकते हो। आइए बात करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट इन वेजेस डिटर्मिनेशन। बाधाएँ कहाँ पे, यानी कहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पे वेज को डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। पहला कहाँ पे, इकोनॉमिक लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। स्टैचुटरी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे आ रहा है, ठीक है। चौथा क्या, वेज रेट। तो ध्यान रखिएगा कि वेज को डिटरमाइन करने के क्या हमारे 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा कॉन्स्टेंट है, एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टेंट इन द वेज डिटर्मिनेशन। यानी कौन से हैं जो बाधा है एक तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं वेज को डिटरमाइन करने का। कौन हमारा होता है, एक होता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक हमारा होता है, एक हमारा होता है जिसे कहते हैं स्टैचुरी हमारा होता है, एक हमारा होता है जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल हमारा होता है, और चौथा हमारा होता है जिसे कहते हैं वेज बोर्ड हम लोग यहाँ पे कहते हैं। क्लियर है क्या। हाँ सर। चलिए अब थोड़ा सा याद रखिएगा, थ्योरीज़ के नाम बात करते हैं कि ये थ्योरीज़ ही इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बताओ इन थ्योरीज़ को कौन दिया है। देखिएगा अगर मैं बात करूँ सबसिस्टेंस थ्योरी को, तो देखिए कौन दिया था, सबसिस्टेंस थ्योरी को डेविड रिकार्डो ने दिया था। देखिएगा सबसिस्टेंस थ्योरी वाज गिवन बाय
डेविड रिकार्डो, और डेविड रिकार्डो की इस थ्योरी को हम आयरन लॉ ऑफ वेज भी कहते हैं। तो थ्योरी समझ देखिएगा, सब्सिस्टेंस थ्योरी कौन दिया था? डेविड रिकार्डो जी ने दिया था। हम इनकी थ्योरी क्या कहते हैं? इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं? इनकी थ्योरी को आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं। फिर अब बात करते हैं, देखिए वेजेस फंड थ्योरी कौन दिया है? वेज फंड की थ्योरी को स्मिथ और मिल ने, कौन? वेज फंड थ्योरी को स्मिथ और मिल ने दिया हुआ है। क्लियर है क्या? जैसा क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप, ये कहते हैं स्मिथ और मिल कहते हैं कि क्या कर, ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट के जैसे माने प्रॉफिट और कितना फंड आपके पास अवेलेबल है, आप उस हिसाब से पेमेंट करो। तो क्या कहते हैं स्मिथ और मिल कि आपको पेमेंट करिए अपने एम्प्लॉयज़ को, बट कैसे पेमेंट करेंगे? आप ये देखिए पहले कि आपके पास में कितना प्रॉफिट अवेलेबल है और कितना फंड अवेलेबल, उस अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करिए। ये कौन कहता है? वेजेस फंड थ्योरी कहता है। नो रेसिडुअल थ्योरी क्या होता है? जिसको वॉल्कर ने दिया था। क्या होता है? इसको वॉल्कर ने दिया था। ध्यान रखिए, क्या इसको वॉल्कर ने दिया था ना। क्या होता है? देखिए ये होता है क्या है रेसिडुअल थ्योरी क्या होती है? जब मान लीजिए एक्सपेंस मानी इसको आपने खर्च करो, तो एक्सपेंस से मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा रेसिडुअल थ्योरी क्या होता है। सिंपल सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सपेंस सबसे पे करने के बाद हो तो पैसा दो। ओके, देखिए रेसिडुअल क्या होता है? रेसिडुअल मतलब होता है क्या कि आप क्या करो, सबसे पहले आप जिसको पेमेंट करना था ना, आप क्या करो, आप पेमेंट कर दो। अब उसके बाद अगर पैसा बच रहा है तो फिर आप वेजेस देना आप। तो क्या कहता है? जैसे मान लीजिए, क्योंकि देखिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ था अपना अकाउंटिंग के अंदर में कि बहुत सारे लोगों को पहले पेमेंट करना पड़ता है। तो आप पहले उन लोगों को पेमेंट कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, और फिर उसके बाद जितना पैसा बच रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करो, आप उसके अकॉर्डिंगली ये पेमेंट करो। ये कौन कहता है? रेसिडुअल थ्योरी कहता है। क्लियर है क्या? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए सब्सिस्टेंस थ्योरी कौन दिया था? रिकार्डो ने दिया था, जिसको आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहते हैं। सब्सिस्टेंस में मान लीजिए अगर कोई आपका, चलिए छोड़िए इसको आगे बढ़ देते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये क्या, ये सरप्लस थ्योरी देखिए कौन दिया है? देखिए सरप्लस थ्योरी कौन दिया है? सरप्लस थ्योरी को कार्ल मार्क्स ने कौन दिया था? ध्यान रखिएगा, सरप्लस थ्योरी को कार्ल मार्क्स ने दिया था। देखिए ये क्या होता है? ये कहते हैं ना कि आप अपने लेबर्स को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपने लेबर्स को आर्टिकल ऑफ कॉमर्स जैसा ट्रीट करो। क्या कहते हैं? सरप्लस थ्योरी कहते हैं कि आप अपने लेबर्स को आर्टिकल ऑफ कॉमर्स का ट्रीट करो, उनको पेमेंट करो जिस तरीके का उन्होंने काम परफॉर्म किया है, जिस तरीके का आपको चाहिए था और आपको मिला है, उस अकॉर्डिंगली आप उनको पेमेंट करो। तो ये क्या कहते हैं? ये आर्टिकल ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं। आर्टिकल ऑफ कॉमर्स को फॉलो करने की बात ये करते हैं ना। मार्जिनल, देखिए मार्जिनल क्या होता है? देखिए मार्जिनल क्या होता है हमारा? मार्जिनल प्रोडक्ट जो थ्योरी हमारे, इसको स्टील क्लार्क, कौन? इसको स्टील क्लार्क ने दिया था। ध्यान रखिएगा, कौन? इसको स्टील क्लार्क ने दिया था हमारा। क्लियर है क्या? हाँ, मार्जिनल थ्योरी वाला। और ये क्या कहता है? ये फोकस करता है फोकस ऑन डिमांड। बाकी सभी देखिए ये क्या है, ये जितने भी हमने थ्योरीज देखा है वो सभी सप्लाई पे फोकस करी थी, बट ये मार्जिनल थ्योरी क्या करता है? डिमांड पे फोकस करता है। बार्गेनिंग कौन दिया? देखिए ध्यान रखिएगा, बार्गेनिंग थ्योरी को कौन? बार्गेनिंग थ्योरी को जॉन डेविडसन, कौन? बार्गेनिंग थ्योरी को जॉन डेविडसन ने दिया था। और इक्विटी ओरिएंटेड थ्योरी को कौन दिया? ध्यान रखिएगा, इसको एडम, ये जो इक्विटी हमारे जो थ्योरी हमारे इक्विटी ओरिएंटेड वाली, इसको हमारे एडम ने दिया था। कौन? जॉन एडम ने इसको दिया था। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे कि मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट का मेथड किस तरीके से हमारा किया जाता है। चलिए वैसे ऐसा करते हैं कि इस क्लास को इतना ही रखते हैं, 30 मिनट सेशन को। अब हम लोग अगली पार्ट जब मिलेंगे तो और भी पार्ट कवर करेंगे। वैसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ऑल पार्ट्स को देखिएगा, पूरी कोशिश हम करेंगे कि विथ इन वेरी सून आज ही इसको पूरा फिनिश करें। और HR देखिए ऑल 10 यूनिट्स के रिवीजन आपके पास आएंगे। रिक्वेस्ट करेंगे आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इसको देखिए, वहाँ पे आपको पूरा सीरीज में मिल जाएगा, उसको रिवाइज कर लीजिए पूरा। चलिए फिर मिलते हैं आप अगली क्लास में। बस प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया हो, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आपका हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई टॉपिक जो आपको लगे कि इसमें मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर करेक्ट जरूर कीजिएगा नीचे। सो गाइस आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में HRM के पार्ट नंबर 2 में। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।